अब मैं आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम का नाम है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। बिल्डथॉन शब्द का निर्माण अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से हुए। एक है बिल्ड, इसका अर्थ होता है निर्माण करना। दूसरा है मैराथन। मैराथन का मतलब होता है लंबी प्रतियोगिता। मैराथन से 3-4 ATHON और बिल्ड को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया गया जिसे बिल्डथॉन कहते हैं। निर्माण करने से संबंधित है। एक नए भारत, विकसित भारत की निर्माण करने की आधारशिला रखी गई। मैं इस कार्यक्रम के निर्माण के लिए के संबंध में कुछ बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। वर्ष 2015 से पूर्व तक हमारे देश में योजना आयोग चलता था। उसके स्थान पर तत्कालीन सरकार ने नीति आयोग की रचना की। नीति आयोग ने एक लक्ष्य रखा, विकसित भारत @2047, अर्थात 2047 तक भारत को विकसित बना देना। विकसित भारत के इसी कड़ी के सिलसिले में 2047 एक बहुत ही लंबा समय होगा और एक लंबी ही प्रतियोगिता ही होगी, प्रतिस्पर्धा होगी हमारी, ताकि भारत 2047 तक विकसित हो जाए। और इस काम की जिम्मेदारी नीति आयोग ने भारत सरकार के शिक्षा विभाग को दी। और शिक्षा और बहुत ही अच्छा विभाग और बहुत सही जगह पर इस काम की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में एक कदम भारत बिल्डथॉन 2025। भारत विकसित बनेगा कैसे?
तो मानव संसाधनों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। मानव संसाधन के विकास के बिना ये चीज संभव नहीं होता है। और मानव संसाधन है कहाँ? तो हर गांव के विद्यालयों में, हर कक्षा में बैठा हुआ छात्र छात्रा, तो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के दिमाग में नवाचार की बीज डालना है, जिसकी उपज 2047 में दिखाई देगी और हमारा उद्देश्य विकसित कहलाएगा। तो इसी ये उद्देश्य है बिल्डथॉन 2025 का। अब मैं यहां उपस्थित छात्र छात्राओं से यह अपेक्षा रखूंगा कि बिल्डथॉन 2025 के संबंध में कोई छात्र छात्रा अगर अपनी विचार प्रस्तुत करना चाहे तो वो मंच पर आ सकती है कोई? बिल्डथॉन के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है। इस तरक्की का कारण भी विद्यालयों में बैठे वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया और देश के लिए कुछ नया सोचा। इसीलिए भारत सरकार ने इस नई प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे थोड़ा कुछ अपना सोचे और कुछ अपना इन्वेंट करें। हमारे स्कूलों में भी ऐसा ही कुछ किया गया है, जिसमें हमारे बच्चों ने, मतलब मेरे दोस्तों ने इसमें भाग लिया है। मैंने भी कुछ सोचा है। आज इस देश में बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है। उन उन्नति के पीछे स्कूल में बैठे हुए सभी छात्र छात्राएं हैं। छात्र छात्राओं के बीच उन्हीं में से एक होता है जो निकलकर आगे बढ़ता है। इस विकसित भारत के लिए हम छात्र छात्राएं ही उस विकसित भारत की एक नींव है, जिन्हें हमें चलाए रखना है और आगे तक बढ़ाए रखना है। धन्यवाद। अब मेरे सामने एक छात्रा उपस्थित है जो हमारे विद्यालय का परिचय और विशेषताओं के बारे में आपसे बात करना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि इस विद्यालय का परिचय और विशेषता क्या है। आपका नाम? अदिति कुमारी। अपना परिचय देते हुए आप विद्यालय की विशेषता और के बारे में बात करें। मैं अदिति कुमारी कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष विद्यालय के बारे में कुछ बातें रखना चाहूँगी। हमारे विद्यालय का नाम उत्कर्मिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नमटोल है। इस स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हमें अच्छे से पढ़ाते एवं अनुशासन सिखाते हैं। हमारे प्रधानाध्यापक भी बहुत अच्छे हैं। वो हम अपने विचारों को उनके समक्ष अच्छे से खुल के बात कर सकते हैं तथा हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत स्वच्छ रहता है और यहाँ पे हर एक विषयों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है और यहाँ के आसपास के लोग भी, विद्यालय के आसपास के लोग भी इसमें बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं तथा हमारे स्कूल में कोई भी आयोजन होता है तो हमारे स्कूल के जो हमारे दोस्तों हैं वो सभी इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और धन्यवाद। को विकसित बनाएगा और भारत विकसित बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम मानेंगे ये बात और हम सभी शिक्षक आने वाले समय में भारत के सभी नागरिकों को दिखा देंगे कि हमारे विद्यालयों से ऐसे ऐसे सुरमा निकलेंगे जो इस भारत को विकसित नहीं कई गुना ऊंचे ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तो शिक्षा में भी नवाचार की संभावना है। ऐसी तकनीकी होनी चाहिए, इस तरह से शिक्षा होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हर बातें आसानी से समझ में आ जाए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने छात्र छात्राओं में से किसी एक को कि आए, अगर शिक्षा में उसके दिमाग में कोई नवाचार हो, शिक्षा के संबंध में वो कुछ बात करना चाहती हो तो वो आए और मंच पर अपनी बातों को शेयर करें। कुछ पाती हूँ कि एआई और IoT सिस्टम से खेतों में उतनी पानी दी जाएगी जितनी फसल की आवश्यकता है। डिसलाइनेशन प्लांट्स, समुद्री जल को मीठा करने की तकनीकी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग रोबोट से जल संकट को घटाना। मैं भविष्य में इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं विकसित भारत वीजाथॉन के तहत आप सभी को कुछ बताने जा रहे हैं। विकसित भारत वीजाथॉन के तहत इसमें कुछ नए बच्चों के भविष्य के बारे में बताया जाता है। जिससे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनकी नई बुद्धि और विचारों को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे वो आगे जाके कुछ विकसित भारत का निर्माण होता है। धन्यवाद। सामने आया, आप लोग भी ध्यान से सुने। पराली का 2 उपयोग। एक उपयोग है कि ऑक्सीजन रहित वातावरण में 400 से 600 डिग्री से ताप पर इस पराली को जलाया जाए, गर्म किया जाए। इससे 3 पदार्थ प्राप्त होते हैं। एक गैसीय पदार्थ होता है जो मीथेन और इथेन कहलाता है, दूसरा एक द्रव पदार्थ होता है, तीसरा एक ठोस पदार्थ होता है जो शुद्ध फूक होता है, ईंधनों के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। मीथेन इथेन का भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा उपयोग जो सामने में आया है उसका प्रयोग भी शुरू हो चुका है। हमारे देश के परिवहन मंत्री हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। उन्होंने परालियों से विटामिन तैयार किया, विटामिन से असफाल्ट शायद तुम लोग जानते हो या नहीं। असफाल्ट को हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में अलकतरा कहते हैं, और इस अलकतरा से रोड सड़क बनाए जाना शुरू हो चुका है। पंजाब और हरियाणा में कई किलोमीटर लंबी रोड बन चुके हैं परालियों से। अब वो मंत्री जी कहते हैं पराली जलाओ मत, हमें दे दो, हम इससे रोड बना देंगे। तो एक नया नवाचार हुआ, विकास भी होगी और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। इसे कहते हैं पर्यावरण के साथ सतत विकास। अब मैं बात करूंगा कुछ स्थानीय मुद्दों पर। इस कार्यक्रम की एक सपना है जिसमें जो चाहता है कि भारत का हर गांव ऑनलाइन हो, हर नागरिक सशक्त हो, हर विचार नवाचार बने, जहां हर किसान अपने खेत में बैठकर फसलों को भी निहारे और मौसम का भी हाल जान सके। हर युवा अपने स्टार्टअप से भारत का भविष्य गढ़ता। अब मैं तालियों के गूंज के साथ स्वागत करना चाहेंगे प्रकाश कुमार, आशीष कुमार, शिखा कुमारी, लाडली कुमारी और इनके समस्त टीम को एक नुक्कड़ नाटक जो आधारित है डिजिटल इंडिया के कारण विकास के राह पर बढ़ता हमारा भारत। समस्या आती है, बट इसमें समस्याएं हो सकती है AI ट्रांसलेशन कोर्स के माध्यम से। अच्छा, भाषाई समस्या का निदान बता रही, क्या हो सकता है? इसमें AI ट्रांसलेशन कोर्स के माध्यम से इसका समाधान चाहता हूँ। क्या है? बोलिए, इसको क्या है? सर, मैं सुना हूँ अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधि एवं तरीके से जीना आसान होता है। सर, मैं दुनिया भर की छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कोलैबोरेशन के माध्यम से प्लेटफॉर्म बनाने की सोचती हूँ ताकि सभी छात्र छात्राओं को सीखना आसान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 110वीं की छात्रा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी शिक्षकगण और अध्यापकगण को मेरा प्रणाम। आपके इलाके में किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई? सर, इस बार हमारे इलाके में जल संकट, इंटेलिजेंस जिसे हम आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इसके एक सेंसर लगाया जाएगा पंपिंग सेट में जो खेतों में उतनी ही पानी डालेगी जितना फसल की आवश्यकता होगी। IoT सिस्टम से भी ये काम हो सकता है। मतलब जल का संरक्षण की बात करती है। दूसरी बात करती है कि जल की जो अनुपलब्धता है, जल की जो स्कार्सिटी है, उसके संबंध में इसने बात की डिसैलिनेशन प्लांट्स की। ये क्या है? तो आप सभी जानते हैं समुद्री जल खारा जल है और वो पीने योग्य नहीं है।
ये एक ऐसा तकनीक है जिससे समुद्री जल को मीठा जल मतलब पीने वाले जल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी उपज, ऐसी सोच इस छात्रा के दिमाग में है और वो जहां तक वो मेरे से बात की, वो चाहती है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना। हम सभी का सहयोग उसके साथ है। अगर वो काम करेगी तो हम सभी उसके साथ हैं। वर्ष 2015 से पूर्व तक हमारे देश में योजना आयोग चलता था। उसके स्थान पर तत्कालीन सरकार ने नीति आयोग की रचना 2047 तक भारत को विकसित बना देना है। विकसित भारत के इसी की कड़ी के सिलसिले में 2047 एक बहुत ही लंबा समय होगा और एक लंबी ही प्रतियोगिता ही होगी, प्रतिस्पर्धा होगी हमारी, ताकि भारत 2047 तक विकसित हो जाए। से शुरुआत हुई है जिसका नाम है विकसित भारत बिल्डकॉन 2025। तो मानव संसाधनों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। मानव संसाधन के विकास के बिना ये चीज संभव नहीं होता छात्रा। तो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के दिमाग में नवाचार की बीज डालना है, जिसकी उपज 2047 में दिखाई देगी और हमारा उद्देश्य विकसित कहलाएगा। के लिए अपने अपने मॉडल के बारे में बताने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे चार्ट विभिन्न रूपों में लटका हुआ है और इस कार्यक्रम में एक बहुत ही अद्भुत छटा बिखेर रही है। मैं यहाँ से किसी चार्ट पर किस संबंध में है पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ, किस छात्र छात्रा ने बनाया है, लेकिन जहां तक मैं देख पाता हूं प्राउड टू बी एन इंडियन एक चार्ट लटक रहा है, फिर भारत का नक्शा भी है और एक आकृति जो बहुत ही आकर्षित कर रही है मुझे, जो मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। फिर एक रोबोट जैसा आकृति भी दिख रहा है और साइंस से भी दिख रहा है। साइंस 13 अक्टूबर नेशनल साइंस डे। आज ये जानकारी मुझे ही प्राप्त हो गई कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। क्या है 13 अक्टूबर को एक मॉडल पर प्रदर्शित हो रहा है। फिर विकसित भारत से संबंधित एक चार्ट है, फिर वर्ल्ड मैप है, एक घड़ी भी दिखाई दे रही है और एक गांधी जी का चश्मा जो साफ सफाई से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। मैं आप सभी उपस्थित लोगों से इस चार्ट बनाने वाले छात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए एक बहुत बड़ी तालियों की गूंज की आमंत्रित कर रहा हूं। प्रकाश कुमार है, मैं वर्ग साइंस का छात्र हूँ। मैंने एक मॉडल तैयार किया है, जो जिसका नाम वाटर फिल्टर है। मैंने ये प्रोजेक्ट खास करके उन लोगों के लिए तैयार किया है जो ट्रैवलिंग करते हैं। अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान कई लोग अपने समूह से बिछड़ जाते हैं और जंगलों में फंस जाते हैं। फंसने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें साफ पानी की आती है और कई बार उन्हें पानी मिलता भी है तो वह नदी का पानी होता है और गड्ढे का पानी होता है, जिन्हें वह पी नहीं सकते। मगर मैंने ये मॉडल तैयार किया है जो जंगलों में भी बनाया जा सकता है और यह फिल्टर गंदे पानी को एकदम साफ और स्वच्छ बनाता है, जिसे हम पी भी सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक बोतल लेना होगा और उसे आधे से बड़े हिस्से में काट लेना होगा और उसके बाद हमें उस छोटे वाले हिस्से को नीचे रखकर उस बड़े वाले हिस्से को उल्टा करके रख देना है। और सबसे पहले हमें रुई या कपड़ा डाल देना है, उसके बाद हमें रेत डाल देना है, उसके बाद हमें चारकोल का पाउडर डाल देना है, उसके बाद हमें फिर से उस पर रुई या कपड़ा रख देना है, उसके बाद हमें छोटा पत्थर रखना है, उसके बाद हमें कोयला रखना है, उसके बाद हमें फिर से बड़ा पत्थर को रख देना है और सबसे अंत में सबसे ऊपर फिर से रुई या कपड़ा रख देना है और आपका फिल्टर बनके तैयार हो जाएगा।
धन्यवाद। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडल दिखाओ ना, काम कैसे करता है मॉडल, आप दिखाएं। बोलना बोलो तुमको। हाँ हम मैं के बीच में है, तुम केवल इसको आप करना है, सर, बोलते रहना क्या करना है। प्लीज थोड़ा सा साइड खड़े हो जाए ताकि सामने वाले बच्चे भी देख पाए। हम इसको बोलते रहना, कर करके देख बोलना मैंने है। जैसा कि आपको बताया कि फिल्टर कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसे मैं अभी गंदे पानी को फिल्टर करके दिखा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी गंदा पानी दिया और इसमें से बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। आपने इस फिल्टर के बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया है? एक और माइक दीजिए, एक और माइक। इसमें आप घरेलू तौर पर या अपने समाज में मिलने वाले ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिसका आपने इसमें उपयोग किया है? जैसे कि मैंने आपका देख पा रहा हूँ कि आपने इसमें रुई का उपयोग किया है फर्स्ट लेयर पे, फिर बड़ा पत्थर का उपयोग किया है आपने, फिर कुछ कोयले का उपयोग किया है, छोटा पत्थर का, फिर रुई का, चारकोल पाउडर का, रेत का और अंततः फिर रुई। आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं वर्ग 9 का छात्र हूँ। मैंने एक मॉडल तैयार किया है जो जिसका नाम वाटर फिल्टर है। मैंने ये प्रोजेक्ट खास करके उन लोगों के लिए तैयार किया है जो ट्रैवलिंग करते हैं। अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान कई लोग अपने समूह से बिछड़ जाते हैं और जंगलों में फंस जाते हैं। फंसने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें साफ पानी की आती है और कई बार उन्हें पानी मिलता भी है तो वह नदी का पानी होता है और गड्ढे का पानी होता है जिन्हें वह पी नहीं सकते। मगर मैंने ये मॉडल तैयार किया है जो जंगलों में भी बनाया जा सकता है और यह फिल्टर गंदे पानी को एकदम साफ और स्वच्छ बनाता है जिसे हम पी भी सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक बोतल लेना होगा और उसे आधे से बड़े हिस्से में काट लेना होगा और उसके बाद हमें उस छोटे वाले हिस्से को नीचे रखकर उस बड़े वाले हिस्से को उल्टा करके रख देना है। और सबसे पहले हमें रुई या कपड़ा डाल देना है, उसके बाद हमें रेत डाल देना है, उसके बाद हमें चारकोल का पाउडर डाल देना है, उसके बाद हमें फिर से उस पर रुई या कपड़ा रख देना है, उसके बाद हमें छोटा पत्थर रखना है, उसके बाद हमें कोयला रखना है, उसके बाद हमें फिर से बड़ा पत्थर को रख देना है और सबसे अंत में सबसे ऊपर फिर से रुई या कपड़ा रख देना है और आपका फिल्टर बनके तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। आपको बताया कि फिल्टर कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसे मैं अभी गंदे पानी को फिल्टर करके दिखा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी गंदा पानी दिया और इसमें से बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। आपने इस फिल्टर के बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया है? एक और माइक दीजिए, एक और माइक। इसमें आप घरेलू तौर पर या अपने समाज में मिलने वाले ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिसका आपने इसमें उपयोग किया है? जैसे कि मैंने आपका देख पा रहा हूँ कि आपने इसमें रुई का उपयोग किया है फर्स्ट लेयर पे, फिर बड़ा पत्थर का उपयोग किया है आपने, फिर कुछ कोयले का उपयोग किया है, छोटा पत्थर का, फिर रुई का, चारकोल पाउडर का, रेत का और अंततः फिर रुई। यही सारी चीज़ों का उपयोग किया है ना आपने? तो ये तो निश्चित रूप से आपके गांव में मिल जाएंगे। और ये सारे
जंगलों में भी उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए आपको अतिरिक्त कहीं से कुछ क्रय करना है, खरीदना भी पड़ा है बाजार से? मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं विकसित भारत के अंतर्गत मैंने एक मॉडल बनाया है ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। हम जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस या कोई भी काम करने के लिए, हमें ट्रैफिक में एक घंटा 2 घंटा खड़े रहते हैं। इसीलिए मैंने ट्रैफिक लाइट में एक लाइट जोड़ दिया है, ब्लू लाइट। इससे ये हमें ये इंडिकेट करेगी कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप दूसरे रूट से जा सकते हैं। धन्यवाद। यह मॉडल किस प्रकार से काम करता है वो थोड़ा बताइए, और इसको आप कैसे तैयार किए ये बताइए कि आप इसको कैसे तैयार किए। ये गाड़ी खराब था, पहले मैंने इस गाड़ी को ठीक किया और इसके बाद मैंने मॉडल बनाया। जब भी हम 1 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, ये ब्लू लाइट हमें ये इंडिकेट करेगा कि हम दूसरे रूट से जा सकते हैं, आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो जब ट्रैफिक रहेगा, मान लीजिए बहुत सारे ट्रैफिक है, बहुत गाड़ियाँ फंसी हुई है जाम में, तो ब्लू लाइट कब जलेगा? आपकी रिमोट मतलब क्या है इसमें सेंसर किस तरह से कनेक्ट होगा जिससे ब्लू लाइट जलेगा, ये आपको मतलब बताइए। क्या लगाना पड़ेगा? मॉडल लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ट्रैफिक वो जो सिग्नल रहता है 3 सिग्नल, उसमें एक ब्लू लाइट को ऐड करना पड़ेगा पहले, ठीक है? उसके बाद में वो ब्लू लाइट से कनेक्ट होगा, उसके लिए कुछ मतलब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ब्लू लाइट कब जलेगा? ये ब्लू लाइट जब जलेगा, आप जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे ट्रैफिक है, आगे जाके बहुत ज़्यादा, इधर ही ब्लू लाइट लगा रहेगा और वो जलेगा। अच्छा ठीक है, मतलब कि जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा तो ब्लू लाइट मतलब ऑटोमेटिकली जलने लगेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत मिलाथॉन 2025 के अंतर्गत एक थीम वनस्पति के अंतर्गत वनस्पति से तैयार औषधि के बारे में आप के लोगों के बताने जा रही हूँ। यह औषधि वनस्पति से मैं बनाई हूँ। इसका ये उपयोग सर्दी में होता है और बुखार में भी होता है। ये बहुत अच्छा है। ये मैं घर पे ही बनाई हूँ और वनस्पति चीज से बनाई हूँ और इसमें उपयोग सामग्री का उपयोग मैंने तुलसी आदि मरीच तेजपत्ता सिंघार और क्या कहते हैं डाल के मैं बनाई हूँ और ये बहुत अच्छा उपयोग करता है। एक चम्मच। चलिए, मैं इससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। दरअसल ये आपने घरेलू औषधि बनाई है जिसमें मुख्यतः आप अपने यहाँ मिलने वाले जो चीज़ें हैं, वनस्पतिक चीज़ें, आप उनका ही उपयोग किया होगा निश्चित रूप से, और घरों में आसानी से मिल भी जाता है, उपलब्ध हो जाता है। सामान्यतः लोगों में यह है कि सर्दी खांसी जैसे चीज़ें जब होती है तो अमूमन तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, इन तमाम चीज़ों का उपयोग किया है। मैंने आप में एक नई चीज़ देखा है जो आपने बताया कि उसमें सिंघार का पत्ता भी उपयोग किया है आपने। क्या वो उन औषधि से जो हमारे पहले से जानकारी में है, सिंघारा के पत्ता डालने से उसमें और क्या नई चीज़ें आ सकती है? क्या आप इसको ध्यान दिया है? स्वाद में बदलाव हो जाता है और ये क्या कहते हैं, जब कोई बच्चा या कोई आदमी लेगा तो वो पीने में भी अच्छा लगता है और इसका उपयोग बहुत अच्छा जल्दी उपयोग कर सकता है। लीवर और जुकाम में भी आता है। चलिए, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी कहीं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाता है। पहले के तात्पर्य है कि
ये आपकी कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। आज विकसित भारत 2025 के लिए जो कार्यक्रम आपका किया गया है विलथॉन, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। हमें इन उद्देश्यों को समझना होगा कि इसका उद्देश्य कहाँ है। दरअसल आप जिस पेड़ को जितना ऊपर देखते हैं उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है। तो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए उसे विकसित करने वाले हाथ भी उतने ही मजबूत होनी चाहिए। इसलिए भारत सरकार, नीति आयोग ने मिलकर उस स्थान को ढूंढा कि वास्तव में ये नवनिर्माण की जो बात हो रही है, जो नई चीजें खोजने की बात हो रही है, वह निश्चित रूप से नए दिमाग में ही उत्पन्न हो सकते हैं। और ये नए दिमाग निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण परिवेशों में जो विद्यालयों के कमरों में बैठे हुए जो लोग हैं उनके अलावा और कहीं मिलने वाला नहीं। इसलिए विकसित भारत विलथॉन कार्यक्रम 2025 एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसको भारत सरकार ने एक साथ पूरे देश में जो भी विद्यालय हैं वहां के छात्रों को अपनी नई सोच, आपका अपना जो एक रिसर्च वाला जो आइडिया है वो लेकर सामने में लाना है, उसे विश्व के मंच से जोड़ना है। कारण कि एक साथ कई नवाचार हो रहे हैं। नवाचार का मतलब नई और बढ़ना चाहे। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि नई चीजों की खोज नए दिमाग में ही होंगे, और ये नए दिमाग केवल और केवल स्कूल कॉलेज में ही उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कि अरविंद बाबू ने बताया भी आपको कि सबके पास में दिमाग है। एक पशु पक्षी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके दिमाग में, एक पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में और एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग में जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये एक ही चीज को सोचने के लिए अलग अलग स्तर पैदा करता है। तो इस विलथॉन के द्वारा भारत सरकार हमारे विद्यालयों में जो 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर जो नई सोच है, जो नई चेतना है, जो वो कुछ कर सकता है, इस चीज के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये तो बातें हुई इस नवाचार का, इसके उद्देश्यों का। 2025 के लिए 4 कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए थे, जिसमें लोकल फॉर वोकल है, आपका क्या कहते हैं, केवल अपनी स्वनिर्मित चीजें जो है, स्वदेशी जिसको कहते हैं, उस पर था आपका पर्यावरण पर है। लेकिन समस्याएं इतनी ही नहीं
गौर करेंगे ये विषय वस्तु का विस्तार हो सकता है। तो नहीं जानता होगा कि न्यूटन ने जो नियम खोजे थे वो यूं ही मिल जाएंगे, वो भी खेलते खेलते खोजे थे। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी खोजते खोजते खेलते खेलते मिल गया था ना। तो वो चीजें कहाँ मिलेगी? आपके पास। इसलिए सरकार आज दृढ़ संकल्पित है कि आपके स्कूलों में, आपके बच्चे में जो भी योग्यता है, जो भी सोचने की क्षमता है, आप उसे निकाल कर बाहर लाए, क्योंकि इससे अच्छी जगह खोजने के लिए और कहीं नहीं हो सकती। तो ये थे तो कार्यक्रम बुलथोन की तरफ। अब मैं इस पे सबसे पहले धन्यवाद हम अपने बच्चों को देना चाहेंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैं तो जानता भी नहीं था कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे कैसे डिजाइन हुई। दूसरे, जिन शिक्षकों ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको सही ढंग से प्रबंध करने के लिए और आपको मोटिवेट जो किया है कि आप भी ये कर सकते हो, तो सबसे पहले उन हमारे शिक्षक और शिक्षिका बहनों के लिए वो धन्यवाद के पास है। मैं धन्यवाद इस विद्यालय की भूमि, यानी कि बेटा एक बात समझ लो कि कोई भूमि उर्वरा वाली होती है, कोई भूमि बंजर होती है। भूमि सब है, यह भूमि उर्वरा है। मैं जब यहाँ आया था तो मैं जानता था कि छोटा सा गांव है, क्या निकल कर आएगा, लेकिन अभी तक मैंने दो चीजें देखा। एक 15 अगस्त में मैंने सहभागी लिया था, अभी लिया। मैं इसलिए आपके प्रार्थना सत्र में भी कहता हूं कि आप में अपार संभावनाएं हैं। यह कार्यक्रम मात्र शनिवार को आपको बताया गया था, गाइड किया गया था। रविवार बंद है, आज सोमवार। इतने कम समय में आपने जो किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं तमाम। अब मैं धन्यवाद की इस कड़ी में सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हमारे अतिथि महोदय हैं। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ। हो सकता है कि मुझ में कुछ गलती हो रही हो, त्रुटि होती रही हो, या कार्यक्रम को किस तरह से रूपरेखा देना था शायद मैंने नहीं कर पाया। अगर कुछ बच्चे के गार्जियन और होते तो मुझे खुशी मिलती, क्योंकि वो जब आते तो ये ज्ञात होता कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं आया, तो हो सकता है कि या तो उनमें भी कुछ रही होगी कि मैसेज नहीं गया हो। हमने मैसेज उन तक पहुंचाने की बड़ी कोशिश की, क्षमा अभाव के कारण। जब भी अगले कोई कार्यक्रम हो तो आप लोग निश्चित रूप से उन्हें, अपने माता पिता को यहाँ तक लाने की कृपा करिएगा, यहाँ तक लाने की कोशिश कीजिए कि नहीं, वो विद्यालय मेरा है, आप मेरे माता पिता हो, इसलिए आपको वहां चलना आवश्यक है। ठीक है? तो जो अतिथि है हमारे, वो इस विद्यालय के निर्माण से भी संबंधित है। चूंकि इस विद्यालय के निर्माण के लिए जो भूमि दिया गया है वो अभी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि ताली से इनका स्वागत किया जाए। देखिएगा, वो केवल समाज कल्याण के लिए अपनी भूमि को दान देना ये छोटी बात नहीं है। जमीन दी, इतने अच्छे विद्यालय बन रहे हैं, तो ये भी धन्यवाद के पात्र है। अब आप लोगों के लिए केवल एक विशेष निर्देश है।
कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे तब आप घर जाएंगे, ठीक ना? क्योंकि आपके लिए कुछ है जो अभी सामने आया। आप लोग भी ध्यान से सुने। पराली का दो उपयोग। एक उपयोग है कि ऑक्सीजन रहित वातावरण में 400 से 600 डिग्री से ताप पर इस पराली को जलाया जाए, गर्म किया जाए। इससे तीन पदार्थ प्राप्त होते हैं। एक गैसीय पदार्थ होता है जो मीथेन और इथेन कहलाता है, दूसरा एक द्रव पदार्थ होता है, तीसरा एक ठोस पदार्थ होता है जो शुद्ध फूक होता है, ईंधनों के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। मीथेन इथेन का भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा उपयोग जो सामने में आया है और उसका प्रयोग भी शुरू हो चुका है। हमारे देश के परिवहन मंत्री हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत कर भी दी। उन्होंने परालियों से विटामिन तैयार किया, विटामिन से असफाल्ट शायद तुम लोग जानते हो या नहीं। असफाल्ट को हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में अलकतरा कहते हैं, और इस अलकतरा से रोड सड़क बनाए जाना शुरू हो चुका है। पंजाब और हरियाणा में कई किलोमीटर लंबी रोड बन चुके हैं परालियों से। अब वो मंत्री जी कहते हैं पराली जलाओ मत, हमें दे दो, हम इससे रोड बना देंगे। तो एक नया नवाचार हुआ, विकास भी होगी और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। इसे कहते हैं पर्यावरण के साथ सतत विकास। अब मैं बात करूंगा कुछ स्थानीय मुद्दों पर। विद्यार्थी से मेरा धन्यवाद। राष्ट्र जानकारी है, कुछ और की बात वैज्ञानिक तौर पर बताए हैं, अपना सांस्कृतिक आयुर्वेदिक से बनाया, उन बच्चों का हिस्सों भी बना। इस विद्यालय के लिए हमारे काका और बाबूजी ने जमीन दान दी, और आज हम भी रिजल्ट के लिए दान दिए दोनों भाई। आज हमारा हौसला इतना बुलंद है कि हमारे बच्चे इतने विकसित कर रहे हैं, इतने तेजी से स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हमको खुशी से अपने आंसू आता है। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो क्या तुम चाहते हो कि हमारे विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे? तो मैं इसी मंच से अपने प्रधानाध्यापक महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, मासिक संभव ना हो क्योंकि हमारे विद्यालय में संसाधनों की कमी है, कम से कम 3 महीने में एक बार इस तरह का आयोजन अपने विद्यालय में करें, और हम सभी शिक्षक और छात्र छात्रा इस तरह के आयोजन से बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे ना? बिल्कुल। तो बजा दे ढोल। अरे यहाँ मचा है, वहाँ मचा है, कितना हाहाकार मचा है। अरे क्यों मचा है? शाहीबान कदरदान हो जाएंगे आप सब हैरान। हम कर रहे हैं ऐसा बखान, तरक्की कर रहा है विज्ञान, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट।
अरे भाई ये सब क्या है? अरे डिजिटलाइजेशन का जमाना है। कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम आमी खाली नहीं मिलो पूजा बादाम। ये गाना रातों रात वायरल हो गया और गाना गाने वाला रातों रात स्टार बन गया। डिजिटलाइजेशन से हम लाइन से निकलकर ऑनलाइन हो गए हैं। एक लिंक से लाइफ सेटल हो जाता है। अरे कैसे? घर में बैठकर तुरंत स्विगी से खाना मंगवाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन क्लास करना, ऑनलाइन पेमेंट करना। मेक इन इंडिया से देश को आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेके जाना है। अपने सपनों को पूरा करना है। आइए देखते हैं डेली लाइफ की एक झलक। ओ बहू, कहाँ गई? दिन भर स्पीकर में लगी रहती हो। अरे माँ जी, ये तो मोबाइल है, इससे बहुत सामान मंगवा रही हूँ, वो भी 50% ऑफर पर। अरे बहन, तुम क्यों परेशान हो? आज करवा चौथ है ना, तो क्या हो गया? आजकल तो डिजिटल का जमाना है, किसी को भी फोन कर उससे बात कर सकती हो। गोलू जरा फोन देना। ये लो, वीडियो कॉल पे बात कर लो। ओ भाई तो क्या तुम चाहते हो कि हमारे विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे? तो मैं इसी मंच से अपने प्रधानाध्यापक महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, मासिक संभव ना हो क्योंकि हमारे विद्यालय में संसाधनों की कमी है। कम से कम 3 महीने में एक बार इस तरह का आयोजन अपने विद्यालय में करें और हम सभी शिक्षक और छात्र छात्रा इस तरह के आयोजन से बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे ना? बिल्कुल। तो बजा दे ढोल। होगा कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने भाग लिया, बहुत जोशों से भाग लिया और अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के बदले में मेरा भी तो हम लोगों का भी तो एक कर्तव्य बनता है कि छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करें। तो अब इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के बीच हम पुरस्कार वितरण समारोह का आरंभ करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने तो शुरू में ही कह दिया तुम लोगों को, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है ये कार्यक्रम कि यहां पर प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, ऐसा कुछ नहीं। यह तो एक प्रदर्शन है अपने विचारों का, विचार को नवाचारों में बदलने का और अपने देश को विकसित बनाने का। मेरा भी सौभाग्य है इस गांव में तुम लोगों के बीच रहकर इस तरह के आयोजनों में शामिल होना। मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। तालियां। इधर देखो बाबू, इधर देखिए, देख रहे हो ना, गुब्बारे भी फूट करके आवाज उत्पन्न कर रहे हैं। इधर देखिए मैम।
इधर देखिए। इधर देखिए, इधर। अब मैं मेरा